हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार इस यूट्यूब चैनल कानून मित्र में आपका स्वागत करता हूं। हम द इंडियन पीनल कोड 1860 की शुरुआत करते हुए आज इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। किसी भी एक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ मूलभूत बातों को जानना आवश्यक है। हमें किसी भी एक्ट के बारे में सबसे पहला विचार आता है कि यह किस प्रकार का एक्ट है। तो हमें इसे जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि लॉ कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं लॉ कितने प्रकार के होते हैं। लॉ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोसीजरल लॉ या एडजेक्टिव लॉ और दूसरा सब्सटैंटिव लॉ अर्थात प्रक्रियात्मक विधि और मौलिक विधि। सरल भाषा में हम समझते हैं जो एक्ट प्रोसीजर के बारे बताता है उसे हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं और जो एक्ट अपराध को डिफाइन या परिभाषित करता है उसे सब्सटैंटिव लॉ कहते हैं। अब आप समझ ही चुके होंगे कि आईपीसी किस प्रकार का लॉ है। जी हाँ, यह मौलिक विधि है अर्थात सब्सटैंटिव लॉ। इस एक्ट का नींव 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन द्वारा रखा गया था, जिसका चेयरमैन लॉर्ड मैकाले थे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन पेनल कोड भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम लॉर्ड थॉमस विविंगटन मैकाले था। यह एक्ट पूरी तरह से 6 अक्टूबर 1860 में बन के तैयार हुआ और यह उस साल का 45वां नंबर का एक्ट था, परंतु यह एक्ट बनने के 2 साल बाद 1 जनवरी 1862 में लागू हुआ। इसमें कुल 23 चैप्टर्स और 511 सेक्शन हैं। आइए अब हम इंडियन पीनल कोड के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। भारत की सभी अधिनियम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्राफ्ट किया गया है और उनके कंटेंट को सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। जब हम किसी भी एक्ट का सीक्वेंस को समझ जाते हैं तो उस एक्ट को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए हम आईपीसी के चैप्टर्स के अरेंजमेंट को देखते हैं। पूरे एक्ट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि इस एक्ट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हम चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक को रख सकते हैं, जहां चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 टर्म्स और चैप्टर 3 में पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में हम पेनल पार्ट को रखेंगे, जिसमें चैप्टर 4 से चैप्टर 23 तक को रखेंगे। इस पेनल पार्ट को पुनः हम 2 भागों में बांट देंगे। इसका पहला भाग ऑफ डिफेंसेस कहलाएगा, जिसमें हम चैप्टर 4 को रखेंगे। इसमें जनरल एक्सेप्शन का प्रोविज़न है तथा दूसरे भाग में ऑफ ऑफेंसेस को रखेंगे, जिसमें चैप्टर 5 से चैप्टर 23 तक रख सकते हैं। ऑफ ऑफेंसेस को 2 भागों में बांट सकते हैं। इसके प्रथम भाग में इनकम्प्लीट ऑफेंसेस को रखेंगे, अर्थात वैसे अपराध जो पूर्ण होने से पहले ही अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। इसमें हम चैप्टर 5 अबेंडमेंट, चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चैप्टर 23 अटेम्प्ट्स को रखेंगे। इसके दूसरे भाग में कंप्लीटेड ऑफेंस को रखेंगे, अर्थात वैसे अपराध जो पूर्ण होने पर ही अपराध की श्रेणी में आएगा। इसमें चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 22 तक आता है। अब हम पुनः कंप्लीटेड ऑफेंस को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में वैसे अपराधों को रखेंगे जो राज्य के विरुद्ध अपराध हैं। इसमें चैप्टर 6 से 15 तथा 19 को रखेंगे। और इसके दूसरे भाग में वैसे अपराध जो इंडिविजुअल व्यक्ति के थ्रू किया जाता है, अर्थात क्राइम थ्रू ऑन इंडिविजुअल्स।
इसमें चैप्टर 16 से लेके 22 तक आएगा, जहां चैप्टर 16 में ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस है, चैप्टर 17 और 18 में प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस है, चैप्टर 20 और 20A में विवाह संबंधित अपराध तथा चैप्टर 21 और 22 डिफॉर्मेशन से संबंधित है। चलिए पुनः एक नज़र पूरे वर्गीकरण में डालते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। पूरे वर्गीकरण को एक साथ देखने पर इस एक्ट की खूबसूरत प्रारूप का पता चलता है। सबसे पहले एक्ट को 3 चैप्टर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 3 को रखा गया है, जो इसका इंट्रोडक्शन, इस एक्ट में प्रयोग शब्दों का अर्थ तथा पनिशमेंट को बताया गया है। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति से भूलवश या बचाव में अपराध हो जाता है तो इसमें डिफेंस के प्रोविजंस भी हैं, जो चैप्टर 4 में है। इसके बाद वैसे अपराधों को अलग कर दिया गया जो अपूर्ण है परंतु अपराध की श्रेणी में आते हैं। चैप्टर 5, चैप्टर 5A और चैप्टर 23 इसी के बारे में बात करती है। इसके बाद पूर्ण अपराध के बारे में बताया गया है कि यह स्टेट के विरुद्ध और किसी इंडिविजुअल्स के विरुद्ध भी हो सकता है। स्टेट के विरुद्ध को चैप्टर 6 से 15 तथा चैप्टर 19 में रखा गया है तथा इंडिविजुअल के विरुद्ध अपराध को चैप्टर 16 से 22 तक में रखा गया है। आइए अब सरल तरीके से सीखते हैं कि चैप्टर 6 से 15 और चैप्टर 19 को सीक्वेंस में याद कैसे रखा जाए। चैप्टर 6 में स्टेट है और स्टेट के सुरक्षा के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि फोर्स राज्य के पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को बनाए रखे। इस तरह चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 को सीक्वेंस में याद रखा जा सकता है। दूसरे लाइन में अब स्टेट को चलाने के लिए क्या चाहिए, तो स्टेट को चलाने के लिए पब्लिक सर्वेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इनकी नियुक्ति इलेक्शन से लॉफुल अथॉरिटी द्वारा पब्लिक जस्टिस के लिए किया जाता है। इस पैराग्राफ से हम चैप्टर 9, चैप्टर 9A, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 को सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, यानी कि इसमें हम कुल 4 चैप्टरों को याद रख सकते हैं। अब स्टेट को चलाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है और पैसों का समाज में एक अलग ही वेट होता है। इस लाइन से हम 2 चैप्टर को कवर करते हैं, चैप्टर 12 कॉइन एंड स्टाम्प और चैप्टर 13 वेट्स एंड मेजर्स। लास्ट लाइन में पुनः हम 2 चैप्टर को कवर करेंगे। स्टेट का कर्तव्य क्या है? स्टेट का कर्तव्य है कि वह अपने पब्लिक के हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखे और उन्हें किसी भी रिलीजन को मानने की छूट दे। इस प्रकार हम चैप्टर 14 और 15 को भी याद रख सकते हैं। चैप्टर 19 को हम अलग से याद रखेंगे, जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो सारा चैप्टर्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह वाइक सिर्फ और सिर्फ चैप्टरों को याद रखने का एक ट्रिक है, इसे अन्यथा ना लें। इस प्रकार हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।